30 साल की प्रेग्नेंट महिला, 30 वीक्स की प्रेगनेंसी है, लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास है, आपके पास ओपीडी में आई है। कंप्लेन क्या है? तो वीकनेस और इजी फटिगेबिलिटी। कितने समय से? तो 3 महीने से थका थका सा लग रहा है महिला को, साथ साथ में ब्रेथलेसनेस होने लगी है अभी कुछ 15 दिनों से। आप सबको पता है कि ये फॉर्मूले का क्या मतलब होता है, G4P3L3, ग्रेविडा, पैरा और लाइव चिल्ड्रेन। तो ग्रेविडा तभी लिखते हैं जब महिला प्रेग्नेंट होती है, इतना तो आप सबको बेसिक पता ही है। जैसे ही आप वीकनेस और इजी फटिगेबिलिटी देखते हैं, महिला आपके पास ओपीडी में आती है, प्रेग्नेंट है, तो ऑफकोर्स आप उसके लिए एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो एग्जामिनेशन में रूटीन एएनसी प्रोफाइल करवाया, सीबीसी करवाया, साथ साथ में पेरिफेरल स्मीयर भी करवाया और आयरन प्रोफाइल भी करवाया। मान लीजिए सीबीसी की रिपोर्ट में आपको एक चीज दिखती है, आज अपन उस बारे में बात करते हैं। और सीबीसी की रिपोर्ट में आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है अनीमिया। तो आज अपन बात करेंगे अनीमिया इन प्रेगनेंसी की। जैसे ही अनीमिया इन प्रेगनेंसी आपने देखा, सबसे पहले आपको कट ऑफ वैल्यू पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन कितने कम से आप बोलेंगे कि हाँ आपकी प्रेग्नेंट महिला को अनीमिया है। तो WHO के हिसाब से भैया हीमोग्लोबिन लेस देन 11 ग्राम पर परसेंट एंड हिमेटोक्रिट लेस देन 33। इसका मतलब क्या कि आपकी महिला जो आपके ओपीडी में आई है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको अनीमिया है। यूजुअली 13, 12, 11 रूल होता है, 11, 12, 13 रूल भी मान लो कि लेस देन 13 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर रहता है मेल्स में तो वो अनीमिया है, लेस देन 12 नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में तो वो अनीमिया है, और लेस देन 11 प्रेग्नेंट फीमेल में तो वो अनीमिया है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया तो सीडीसी ने भैया ऐसा बोला कि फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो लेस देन 11 को अपन अनीमिया बोल देंगे, पर सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा कट ऑफ उन्होंने और कम किया कि हीमोग्लोबिन लेस देन 10.5 को हम अनीमिया बोलेंगे। मोटा मोटा आपकी ओपीडी में आपको मानना है हीमोग्लोबिन लेस देन 11 क्या है, आपके पास प्रेग्नेंट फीमेल आती है तो उसको अनीमिया है। जैसे ही आपने देख लिया अनीमिया, पहचानना देख लिया, एनीमिया समझ लिया कि भैया हाँ हीमोग्लोबिन लेस देन 11 है, मतलब आपकी महिला को अनीमिया तो है प्रेग्नेंट फीमेल को। उसके बाद आपकी स्टेप होना चाहिए कि इसमें देखें कि ग्रेडिंग क्या है या सीवियरिटी क्या है, मतलब माइल्ड अनीमिया है, मॉडरेट अनीमिया है कि सीवियर अनीमिया है। तो अगर हीमोग्लोबिन 10 to 10.5 है तो ये माइल्ड अनीमिया है, 7 to 10 हीमोग्लोबिन की वैल्यू है तो ये मॉडरेट अनीमिया है, और जैसे ही लेस देन 7 की हीमोग्लोबिन की वैल्यू आ जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सीवियर एनीमिया है। ऑफकोर्स एक वेरी सीवियर कैटेगरी भी होती है जिसमें लेस देन 4 ग्राम हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है, पर आपको मोटा मोटा पता रखना है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इस ग्रेड में आपको बांटना है। लेस देन 7 इज सीवियर, 7 to 10 इज मॉडरेट, इतना आपको पता रखना है। जैसे ही हीमोग्लोबिन देख लिया, सीवियरिटी देख ली, एक और चीज देखना है वो है कॉज पता लगाने की कोशिश करना है, टाइप ऑफ अनीमिया पता लगाने की कोशिश करना है कि उसके लिए क्या देखोगे, एमसीवी देखोगे, एमसीएस देखोगे, एमसीएससी देखोगे, पेरिफेरल स्मीयर देखोगे, और फिर उसके बाद बाकी की इन्वेस्टिगेशन करवाओगे। आप सबको पता है एमसीवी अगर लेस देन 80 होता है तो फिर सोचना है माइक्रोसिटिक अनीमिया। माइक्रोसिटिक में देखो आपके आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है कि अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज है कि थैलीसीमिया है। अगर एमसीवी मोर देन 100 हुआ तो मैक्रोसिटिक अनीमिया में आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है कि फॉलेट की डेफिशिएंसी है। आज मेरा लक्ष्य आपको कॉज बताने का नहीं है कि भैया हाँ ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है कि ये वाला विटामिन B12 वाला अनीमिया है। आप सब क्लिनिकल गुरुजी की टीम से जुड़े हुए हैं, आप सबको पता है, इतनी आसानी से आप सीबीसी की रिपोर्ट पढ़ना सीख गए हैं। अब मैं आपको नीचे लिंक भी दे दे रहा हूँ सीबीसी इंटरप्रिटेशन का, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको और डीप डाइव करना है थोड़ा सा तो। पर आपको मैं इस केस में बता दे रहा हूँ कि आपकी महिला को भैया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। आज मेरा मकसद आपको रहेगा ये बताने का कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो बांट दो कि माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया है कि सीवियर अनीमिया है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया है तो आप अपनी महिला पेशेंट को ओरल आयरन दे सकते हो। ओरल आयरन का यूजुअली डोज कितना होता है, तो 180 से 200 mg पर डे का डोज होता है। आप उसको दो तरीके से दे सकते हो, या तो 100 mg BD दे दो या तो 60 mg TDS दे दो। यूजुअली 2 घंटे पहले देना होता है मील के, पर किसी किसी को अगर GI साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो खाने के साथ भी आप दे सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता रखना है, जो आयरन के साथ आपको देना है टैबलेट्स, वो है विटामिन सी। विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि विटामिन सी आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है, तो आप सबको पता है कि विटामिन सी देना है। उसके साथ साथ में
प्रेग्नेंट फीमेल है तो ऑफकोर्स आप फॉलिक एसिड तो प्रेग्नेंट फीमेल को देंगे ही देंगे अलॉन्ग विद आयरन। और डीवर्मिंग प्रेग्नेंट फीमेल जो आपका ओपीडी में आई थी, पहली बार एएनसी में आई है, तो डीवर्मिंग आपको करना ही पड़ेगा उसको। 30 वीक की प्रेगनेंसी है पर मैंने केस ऐसा बनाया है कि महिला आपके पास पहली बार आई है, तो डीवर्मिंग के लिए आप टेलबेट अल्बेंडाजोल दे सकते हो 400 mg स्टैट खाने के लिए, या तो मेबेंडाजोल देते हो 100 mg बीडी फॉर 3 डेज। बेस्ट ऑप्शन आप सबको पता है कि अल्बेंडाजोल है, एक बार 400 mg की गोली खाने के लिए दी, स्टैट एक बार खा ली, अपना काम हो जाएगा, डीवर्मिंग हो जाएगी। विटामिन सी जो मैं बता रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन के साथ, क्यों? क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन को विटामिन सी बढ़ाता है। क्या नहीं देना है साथ में? तो कैल्शियम कभी भी आयरन के साथ में नहीं देना होता है। ओपीडी में हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं जिनको हमको आयरन भी देना होता है, कैल्शियम भी देना होता है, किसी भी बीमारी के लिए। प्रेग्नेंट फीमेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल पेशेंट को भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बीट हेयर फॉल ही हो गया या बीट कोई मेडिकल कंडीशन भी हो गई दूसरी मेडिसिन से रिलेटेड, उस केस में भी अगर कैल्शियम और आयरन हम सप्लीमेंट देते हैं तो जरूर मरीज को बताते हैं। 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो कैल्शियम और आयरन साथ साथ में नहीं लेना है। एक गोली अगर सुबह ले रहे हो तो मोटा मोटा एक गोली शाम में ले लो, एटलीस्ट 2-4 घंटे का गैप तो होना चाहिए। एक और चीज, एक तो यूजुअली अपने इंडियन सिनेरियो में बहुत कॉमन है कि गोलियों को चाय के समय बहुत लिया जाता है, तो याद रखना जो टेनिन्स होते हैं वो टेनिन्स भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देते ढंग से, तो चाय के साथ आयरन की गोली को नहीं लेना है। ये 2 इंपॉर्टेंट पर्ल आपको याद रखना है। डीवर्मिंग में अल्बेंडाजोल प्रेग्नेंट फीमेल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, अल्बेंडाजोल का डोज हर किसी में सेम है, चाइल्ड में और एडल्ट में कम बढ़ जाता है, तो वो आपको याद रखना है। प्रेग्नेंट फीमेल 30 साल की महिला है तो ऑफकोर्स अपना एल्बेंडाजोल का डोज जो है वो 400 mg रहेगा। अब यूजुअली आपको क्या याद रखना है कि ये मैंने आपको बताया ओरल आयरन आपको कैसे देना है, तो थेरापेटिक डोज में देना है 80 से 200 mg पर डे में देना है। अब ओरल आयरन अलग अलग तरीके के होते हैं, उसको फिर आपको एलिमेंटल आयरन से भी जोड़ना पड़ता है। ये थोड़ी एडवांस लेवल वाली क्लास है, अपन कभी और बात करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि भैया ओरल आयरन में एलिमेंटल आयरन की वैल्यू कैलकुलेट करके ओरल आयरन दिया जाना चाहिए, पर मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं कि हाँ एलिमेंटल आयरन तो 180 से 200 mg पर डे जाना चाहिए। ये ओरल आयरन है, किस केस में देना है? तो माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया में देना है। पर अगर क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट में मेरे को पेरेंटल आयरन देना पड़ेगा, तो बिल्कुल देना पड़ेगा। वो पेरेंटल आयरन में आईवी भी दे सकता हूं, आईएम भी दे सकता हूं। तो किस कंडीशन में देना पड़ेगा, क्या इंडिकेशन है पेरेंटल आयरन देने के माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया में? अगर जो आपकी प्रेग्नेंट फीमेल है वो नॉन कंप्लायंट है, अगर आपने जो ओरल दिया प्रेग्नेंट को खाने के लिए उससे जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो इनटॉलरेंट है, कोई माल एब्जॉर्प्शन कॉजेज हैं कि आप महिला को ओरल खाने दे रहे हैं और वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता रखना है कि महिला को लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब मोर देन 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद इवन दो मॉडरेट एनीमिया आ रहा है, तो उस केस में भी आपको पेरेंटल आयरन ही देना पड़ेगा। याद रखना, माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया में यूजुअली आप ओरल आयरन देते हो, पर नॉन कंप्लायंट के केस में, इनटॉलरेंस या माल अब्जॉर्प्शन के केस में आपको पेरेंटल आयरन देना पड़ेगा, आईवी या आईएम वाला। पर अगर इनटॉलरेंस नहीं भी है, माल अब्जॉर्प्शन नहीं भी है, आपकी महिला कंप्लायंट भी है, तब भी अगर उस महिला को मॉडरेट एनीमिया है, मतलब 7 से 10 के बीच में हीमोग्लोबिन की वैल्यू है और वो 32 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है, तो इस केस में आपको ओरल से ज्यादा प्रीफर क्या करना है, तो ओरल से ज्यादा प्रीफर आपको पेरेंट्रल करना है। पेरेंट्रल का एक फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है, डोज कैलकुलेट करने का। जो आपकी प्रेग्नेंट महिला है उसका बॉडी वेट कैलकुलेट करो, उसको मल्टीप्लाई करना है डिजायर्ड हीमोग्लोबिन माइनस पेशेंट हीमोग्लोबिन से, और फिर उसको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज 2.2। इंपॉर्टेंटली इसमें ये याद रखना है कि जो भी नंबर आएगा उसमें आपको 1000 mg ऑफ आयरन और जोड़ना पड़ेगा, जिसको एज अ स्टोर यूज करा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद पेरेंट्रल आयरन आप सबको पता है, आईएम प्रिपरेशन होती है, आईवी प्रिपरेशन होती है। आईएम में डेक्स्ट्रान, सॉर्बिटॉल, सिट्रेट कॉम्प्लेक्स दे सकते हो, और आईवी में डेक्स्ट्रान, सुक्रोज और फेरिक कार्बोक्सी माल्टेज दे सकते हो। आईएम प्रिपरेशन में ये पता रखो डेक्स्ट्रान और सिट्रेट कॉम्प्लेक्स में कि बोथ ऑफ दिस कंटेन्स 50 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन पर 1 ml, और किस किस डोज में कैसे कैसे दिया जाता है वो भी अपन किसी और क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस मेरा मोटा मोटा आपको बताना है कि ओरल कब देना है, पेरेंट्रल कब देना है, और साथ साथ में अगर ये सब ना हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करना है। तो ओरल का इंडिकेशन मैंने बता दिया आपको, पेरेंट्रल का इंडिकेशन मैंने बता दिया। अब आपको आखिर में बता देता हूं मैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन क्या है। अगर कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल सीवियर एनीमिया के साथ आती है, मतलब हीमोग्लोबिन लेस देन 7, ना पेरेंट्रल सोचो ना ओरल सोचो, उसके पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन सोचो, उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मॉडरेट एनीमिया
और हीमोग्लोबिन लेस देन 8 है, दैट टू नियर टर्म, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो मॉडरेट एनीमिया के आपने 3 कंडीशंस देख ली कि मॉडरेट एनीमिया अगर आपके पास आ रहा है और 32 वीक्स के पहले की प्रेगनेंसी है तो भैया आप उस महिला को ओरल आयरन दो। पर अगर 32 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है और महिला अभी टर्म में नहीं पहुंची है तो क्या दोगे, तब आप पेरेंट्रल आयरन दोगे। पर मॉडरेट एनीमिया विथ हीमोग्लोबिन लेस देन 8 ग्राम परसेंट और जो आपकी महिला है वो टर्म तक पहुंच गई है तो इस केस में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। तो माइल्ड और सीवियर का तो बहुत आसान है, माइल्ड वाले केस में तो ओरल देना है, सीवियर वाले में ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है पहले। मॉडरेट में कंफ्यूजन होता है लोगों को जब महिला की वैल्यू 7 से 10 के बीच में आ जाए। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपके मन में इंप्रिंट हो जाए, तो वापस एक बार बता देता हूं मैं कि मॉडरेट एनीमिया मतलब 7 से 10 के बीच में हीमोग्लोबिन, आपको कब ओरल देना है, कब पेरेंट्रल देना है और कब ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है मॉडरेट में। तो अगर 32 वीक्स के कम की प्रेगनेंसी और मॉडरेट एनीमिया है, कोई सी भी वैल्यू, तो आप उसमें ओरल दे दो। पर अगर 32 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है और महिला टर्म तक नहीं पहुंची है तो आपको क्या देना पड़ेगा, मॉडरेट एनीमिया में आपको देना पड़ेगा भैया महिला को पेरेंट्रल आयरन, बस हीमोग्लोबिन लेस देन 8 से कम ना हो, क्योंकि जैसे टर्म का समय आने लगता है और हीमोग्लोबिन लेस से 8 हो जाता है तो उस समय आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा, ये याद रखना है। और कब ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की आवश्यकता है, जब आपको हीमोग्लोबिन में रैपिड इंप्रूवमेंट चाहिए होता है। और कब करोगे, जब ओरल और पेरेंट्रल थेरेपी देने के पहले आपको समय कम है आपके पास कि आपने ओरल दिया, पेरेंट्रल दिया, उससे समय लगेगा आयरन स्टोर बढ़ने में, आयरन का बढ़ने में, तो उस केस में आपके पास अगर समय कम है तो उस केस में भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करना है, जब एंटीपार्टम हिमरेज हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो अक्यूट ब्लड लॉसेस में भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली ऑफकोर्स रिफ्रैक्टरी एनीमिया है, आप आयरन दिए जा रहे हो, बीट पेरेंट्रल या ओरल, उससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है महिला, तो उस केस में भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो अगेन सीवियर एनीमिया एट एनी पीरियड ऑफ जेस्टेशन डू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मॉडरेट एनीमिया विथ हीमोग्लोबिन 8 और नियर टर्म में महिला जा रही है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन आपको जल्दी इंप्रूव करवाना है किसी कारणवश तो उस केस में भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। अगर किसी भी कारण से बीट एंटीपार्टम हेमरेज या और कोई कॉज जिससे अक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है प्रेग्नेंट फीमेल में और से अनीमिया हो रहा है तो अगेन आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। आपने ओरल पेरेंट्रल दे दिया और उसके बाद भी महिला का अनीमिया सही होने का नाम नहीं ले रहा तो उसको कहते हैं अपन रिफ्रैक्टरी अनीमिया, और इस रिफ्रैक्टरी अनीमिया में भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। तो ये है भैया आपकी एक टेबल जो आपको आपकी ओपीडी में चिपकाना है और याद रखना है कि जैसे ही प्रेग्नेंट महिला लेस देन 11 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ आपके पास आती है तो आपको पता है कि हाँ भैया इस महिला को अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसको मैं बांट दूं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में। अगर माइल्ड एनीमिया है मतलब 10 से 11 के बीच का है तो मैं इस महिला को बोलूंगा कि भैया प्रोटीनेशियस रिच डाइट लो या ऐसी डाइट लो जिसमें आयरन ज्यादा हो। साथ साथ में मैं आयरन के सप्लीमेंट दूंगा, ऑफकोर्स 180 to 200 mg पर डे के हिसाब से मैं ओरल आयरन दूंगा। साथ में विटामिन सी खाने के लिए दूंगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन मेरे को अच्छा चाहिए। कैल्शियम साथ में नहीं दूंगा, कैल्शियम अगले समय खाने के लिए दूंगा। और डीवर्मिंग करूंगा, डीवर्मिंग में मैं अल्बेंडाजोल 400 mg स्टेट खाने के लिए बोलूंगा और फिर उसके बाद 3 हफ्ते बाद वापस हीमोग्लोबिन करवाऊंगा और देखूंगा कि रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अलावा फिर अगर हीमोग्लोबिन बेस लाइन पर 7 से 10 के बीच में है मतलब आपकी महिला को मॉडरेट एनीमिया है, उसको बांट दो फिर लेस देन 32 वीक्स और मोर देन 32 वीक्स। अगर लेस देन 32 वीक्स है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ओरल आयरन देना है। पर मोर देन 32 वीक्स है तो इस केस में आपको पेरेंट्रल आयरन ही देना है, ओरल आयरन देने की आवश्यकता नहीं है। और नियर टर्म अगर लेस देन 8 हीमोग्लोबिन परसेंट है इवन टू इन मॉडरेट एनीमिया, उस केस में भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर सीवियर एनीमिया आपके पास आता है। सीवियर एनीमिया मतलब लेस देन 7 आपका हीमोग्लोबिन, लेस देन 7 में आपका हीमोग्लोबिन कंपनसेटेड है कि डिकंपनसेटेड है वो आपको देखना है और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए कंपनसेटेड डिकंपनसेटेड बांटो। अगर कंपनसेटेड है तो फिर देखो कि 36 वीक से ज्यादा है कि 36 वीक से कम है, उसके हिसाब से आपको देखना है। अगर 36 वीक से ज्यादा है तो करेक्ट हीमोग्लोबिन करना पड़ेगा एटलीस्ट 7 ग्राम परसेंट तक आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज देके बिफोर लेबर एंड देन उसके बाद पेरेंटल आयरन देना पड़ेगा कि बाकी की वैल्यू कब तक हो जाए। मतलब आपके पास सीवियर एनीमिया है और वो कंपनसेटेड है और अगर आपकी महिला की जो प्रेगनेंसी है वो मोर देन 36 वीक्स को क्रॉस कर गई है तो फिर देखना है कि क्या करना है। तो भैया 7 ग्राम तक, तो 7 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन ना पहुंचे तब तक तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा लेबर के पहले तक और फिर उसके बाद आपको पेरेंटल आयरन पे शिफ्ट करना है। पर अगर लेस देन 36 वीक्स की प्रेगनेंसी है, इतना घबराने वाली बात नहीं है, तो उस केस में आप हीमोग्लोबिन को 5 ग्राम परसेंट तक
ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सही करो और उसके बाद फिर पेरेंटल आयरन चालू कर सकते हो। पर अगर मोर देन 36 वीक्स है तो 7 ग्राम तक तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो ये कंपनसेटेड और डिकंपनसेटेड का मोटा मोटा क्या गोल आपका यूजुअली होना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। पर जैसे ही डिकंपनसेटेड आ गया तो डिकंपनसेटेड में तो आपको ऑक्सीजन देना ही देना पड़ेगा और साथ साथ में 7 ग्राम तक तो आपको अगेन हीमोग्लोबिन करना पड़ेगा, दैट टू अंडर डायूरेटिक कवर। और फिर 7 ग्राम के बाद अगेन आपको पेरेंटल आयरन पे महिला को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वापस रिवाइज करवा देता हूं मैं, सीवियर एनीमिया मतलब लेस देन 7 ग्राम हीमोग्लोबिन, आप सबको पता है। कंपनसेटेड है कि डिकंपनसेटेड है? अगर कंपनसेटेड है तो देखो कि महिला की प्रेगनेंसी लेस देन 36 वीक्स की है कि मोर देन 36 वीक्स की है। अगर लेस देन 36 वीक्स की है तो आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से प्लेक्ड सेल वॉल्यूम से आपको 5 ग्राम तक हीमोग्लोबिन बढ़ाना है और फिर पेरेंटल आयरन पे आप शिफ्ट कर सकते हो। पर अगर 36 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है भैया तो आपको 7 ग्राम तक तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा लेबर के पहले, और फिर आप पेरेंटल आयरन टाइम के हिसाब से आप चालू कर सकते हो। मोटा मोटा आपको 7 ग्राम तक तो इतना मान के चलो आपके 7 ग्राम तक तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना ही पड़ेगा। जैसे ही, इसलिए मैंने आपको पहले वाली साइड में दिखाया था कि सीवियर एनीमिया एट एनी पीरियड ऑफ जेस्टेशन, मोटा इतना पता रखो, इतना नहीं भी डीप में जाना है तो 7 ग्राम से कम आया ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक 7 ग्राम करना है। फिर उसके बाद देखूंगा मॉडरेट एनीमिया क्या है तो उसके हिसाब से मैं ट्रीट करूंगा कि हाँ मेरे को पेरेंटल आयरन इसके बाद चालू करना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो और वीडियोज आने के लिए मोर केसेस कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में वो भी लिखकर बताइए।